Hi friends, my name is Monica and welcome to study channel. New thought is that ज़्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र के साथ, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आर्टिकल हैं कितने टोटल। तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थीं। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए 80 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे आर्टिकल तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और इस वीडियो को केवल सुनना है और रटना बिल्कुल नहीं है। तो अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में लिखे होंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। मतलब कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्य के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यह है अनुच्छेद नंबर 3 का मतलब। फिर अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है इस संविधान के शुरुआत से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सारी विधियां जो हैं कम होंगी। कब तक कम होंगी? जब तक वे इस भाग के उपबंधों से जुड़े नहीं हैं। ये इसके बारे में, विधियों के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। मतलब कि जो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। फिर अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता मिलेगी, सभी को समान अधिकार होगा, सभी को अवसर दिया जाएगा। यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। फिर अनुच्छेद नंबर 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। मतलब कि जो छुआछूत है उसका अंत किया जाएगा और इससे संबंधित जो नियम भी लागू होंगे उसको अपराध समझा जाएगा और विधि के अनुसार यह दंडनीय होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 21 का ए क्या कहता है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे वही उपबंध करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 25 क्या कहता है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी धर्म के रूप में मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 31 का सी क्या कहता है? कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है।
फिर अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार पूरा किया जाता है। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 38 क्या कहता है हमारा, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। इसका मतलब राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सहित जीवन की सभी संस्थाओं को लागू करे। फिर अनुच्छेद नंबर 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। फिर अनुच्छेद नंबर 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान संहिता, मतलब कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 45 क्या कहता है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु वाली पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए प्रबंध कराने का प्रयास करेगा। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और इसको पूरी जानकारी को मैं सोच रही थी कि कैसे इसको बनाऊं, कैसे समझाऊं, तो फिर आप जाके कुछ मिला है सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ज़रूर। बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या ये टॉपिक है, बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, इसको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो बोरिंग से टॉपिक होते हैं वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 46। ये क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 50। ये क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। इसका मतलब है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका में बदलने के लिए राज्य कदम उठाएगा। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 51। यह क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 51 का ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य आते हैं इसमें। फिर अनुच्छेद नंबर 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान इसमें बताया गया है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को किसी अपराधी वाले व्यक्ति को जो अपराधी ठहराया गया है उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और उस व्यक्ति के ऊपर जो है सोच विचार करने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को। इसके बाद संसद की एक सत्र की कार्यवाही या व्यय का ब्यौरा, इसके बारे में इस सारे आर्टिकल में ये इसके बारे में बताया गया है। तो फिर अनुच्छेद नंबर 74 क्या कहता है हमारा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 76 क्या कहता है, भारत के महान न्यायवादी। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी साक्ष्य जो है राष्ट्रपति को सूचित करे। इसका मतलब यह होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 110 क्या कहता है, धन विधेयकों की परिभाषा, मतलब कि अनुच्छेद के प्रायोजनों के लिए कोई धन विधेयक समझा जाएगा यदि इसमें कोई किसी कर का अधिरोपण यानी कि परिहार, परिवर्तन ये सब हो तो। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 112 यह क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट। ये क्या है, ये है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए
व्यय का विवरण रखा जाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 123 क्या कहता है? संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब है कि इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश का वही बल और प्रभावी होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। फिर अनुच्छेद नंबर 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका मतलब है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि वह विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, तो प्रश्न को विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय को ठीक समझे उस पर अपनी राय दे सकेगा। फिर है हमारा अनुच्छेद नंबर 148। यह क्या कहता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका मतलब है कि भारत का एक नियंत्रक जो है महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 149 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 155, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो 148 में जो बताया है वैसे ही होता है कि उसके हस्ताक्षर होंगे और मुद्रा सहित जो है अधिपत्र नियुक्त करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 161 क्या कहता है? क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। मतलब किसी अपराध के लिए जो है दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, सजा को कम करना, रोकने की शक्ति होगी राज्यपाल के पास। फिर अनुच्छेद नंबर 163 क्या कहता है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। इसमें यह बताया गया है कि किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने क्या कहा और उन्होंने क्या सलाह दी, और यदि दी तो क्या सलाह दी, इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 165 क्या कहता है? राज्य के महाधिवक्ता। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 167 क्या कहता है? राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे, उसके बारे में इसमें बताया गया है 167 में। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त होगी और वो जो भी मांगे वह उसे देना पड़ेगा, और जो मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है उस पर उसको विचार करना पड़ेगा। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 168 क्या कहता है हमारा? राज्यों में विधानमंडलों की व्याख्या। मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 169 क्या कहता है? राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। मतलब कि अनुच्छेद नंबर 368 के प्रायोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। फिर अनुच्छेद नंबर 170 क्या कहता है? राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। मतलब कि अनुच्छेद नंबर 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन द्वारा चुने हुए 5 से अधिक और 60 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। इसका मतलब ये हुआ। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 171 क्या कहता है? राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। 170 में थी विधान सभाओं की संरचना और 171 में है विधान परिषदों की संरचना। ठीक। फिर अनुच्छेद नंबर 172 क्या कहता है? राज्य विधान मंडलों की अवधि। इसका मतलब यह है कि राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा, उसको बांटा नहीं जाएगा, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर तुरंत शामिल हो जाएंगे। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 173 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। इसका मतलब यह है कि वह भारत का नागरिक हो
तभी वह विधानमंडल के किसी भी स्थान को भरने के लिए चुना जा सकता है। कोई भी स्थान चुन सकता है वो। 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए या कम से कम 30 वर्ष की आयु तो उसकी ज़रूर होनी चाहिए। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 174 क्या कहता है? राज्य विधायिका का सत्र सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल समय समय पर सदन का या विधानसभा का विघटन कर सकेगा। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 178 क्या कहता है? विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभा तुरंत अपने 2 सदस्यों को अपना सदस्य या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, खाली होगा, तब तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को तुरंत स्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुन सकती है। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 194 क्या कहता है? महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई भी बात या दिए गए किसी के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। फिर अनुच्छेद नंबर 200 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति। इसका मतलब यह है कि जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। फिर अनुच्छेद नंबर 202 क्या कहता है? फिर अनुच्छेद नंबर 202 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बचत। तो अनुच्छेद नंबर 112 में मैंने जो अभी बताया है वही इस पे लागू होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 210 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब यह है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद नंबर 348 के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा, राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 212 क्या कहता है? न्यायालयों में राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि राज्य के विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की मान्यता की प्रक्रिया को अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 213 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई भी अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद नंबर 214 क्या कहता है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। इसके न्यायालयों के लिए जो है अच्छी व्यवस्था होगी। मतलब कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। फिर अनुच्छेद नंबर 226 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। मतलब कि अनुच्छेद नंबर 32 में किसी भी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों के भीतर समुचित मामलों में किसी भी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट निकालने की शक्ति होगी। फिर अनुच्छेद नंबर 239 का एक क्या कहता है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है इसमें। मतलब नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। फिर अनुच्छेद नंबर 243 का बी क्या कहता है? पंचायतों का गठन होगा। मतलब कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायत का गठन किया जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 243 का सी क्या कहता है? पंचायतों की संरचना के बारे में इसमें बात किया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 243 के जी में क्या है? पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 243 का के में क्या बताया गया है? पंचायतों के चुनाव। फिर अनुच्छेद नंबर 249
में क्या कहा गया है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित कानून बनाने की संसद की शक्ति, मतलब कि संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 262 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्माण, मतलब कि संसद द्वारा जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं और उसके जल के प्रयोग के नियंत्रण के संबंध में कोई भी जो वाद विवाद होगा उसके निर्णय के लिए प्रबंध कर सकेगी। फिर अनुच्छेद नंबर 263 क्या कहता है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह अनुमान लग जाता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिससे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने से ऐसे उपबंध बताए गए हैं। फिर अनुच्छेद नंबर 265 क्या कहता है, कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। इसका मतलब है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 275 क्या कहता है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। इसका मतलब है ऐसी राशियां जिनका संसद द्वारा उपबंध करे या उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित विधि पर निर्भर होगी तथा जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग राशियां निर्धारित कर सकेगी। फिर अनुच्छेद नंबर 280 क्या कहता है, वित्त आयोग की स्थापना, मतलब कि आयोग अपनी प्रक्रिया जो है खुद ही अवधारित करे, निर्धारित करे और अपने कर्मों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। फिर अनुच्छेद नंबर 300 क्या कहता है, वाद और कार्यवाहियाँ, मतलब कि यदि संविधान के शुरुआत में कोई ऐसी कार्यवाहियाँ लंबित है जिनमें कोई जो है एक पक्ष का है तो कार्यवाहियों में उस देशी राज्य के स्थान पर राज्य प्रस्थापित किया जाएगा या समझा जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 300 का एक कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार, मतलब कि उसको संपत्ति जो जिसकी है उसी का उसको नाम दिया जाएगा, संपत्ति का अधिकार होगा उसको। फिर अनुच्छेद नंबर 311 क्या कहता है, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। फिर अगला अनुच्छेद नंबर 312 क्या कहता है, अखिल भारतीय सेवाएं। इसका मतलब है कि इस संविधान के शुरुआत पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से जो सेवाएं हमको पता हैं, इस अनुच्छेद के अधीन संसद द्वारा सेवाएं जो हैं बनाई गई हैं वही जो हैं समझी जाएंगी। फिर अनुच्छेद नंबर 315 क्या कहता है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, मतलब कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 320 क्या कहता है, लोक सेवा आयोगों के कार्य, मतलब कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। फिर अनुच्छेद नंबर 323 का एक क्या कहता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मतलब कि जो संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में हर वर्ष आवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा ज्ञापन संसद सहित प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 324 क्या कहता है, निर्वाचकों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। इसका मतलब है संसद द्वारा बनाई गई विधि से जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में यह कार्य करेगा।
अभी 7 अनुच्छेद और बाकी हैं, तो उनको भी फटाफट देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 330 के बारे में। इसमें कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। इसका मतलब है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, असम के जो स्वयं के जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 335 क्या कहता है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, मतलब संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का संगत के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। फिर अनुच्छेद नंबर 352 क्या कहता है, आपातकाल की उद्घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू किया जाता है तो उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 356 क्या कहता है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान, यानी राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। इसके बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। फिर वही है आपातकाल की घोषणा, उसी के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 365 क्या कहता है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन। इसका मतलब है जहां इस संविधान के किसी भी उपबंध के अधीन संघ की कार्यपालिका का प्रयोग करते हुए राज्य असफल रहता है, वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर अनुच्छेद नंबर 368 क्या कहता है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया, मतलब कि संविधान के संशोधन करने के बारे में इसमें बताया गया है, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद नंबर 370 में क्या दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में प्रावधान। ये तो सबको पता ही होगा, अभी हाल ही का मामला है। इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, यह इसमें बताया गया है। और यह भी जान लीजिए कि इन राज्यों को सुविधाएं मिली हैं आर्टिकल के। तो 371 आर्टिकल की सुविधा है महाराष्ट्र और गुजरात को, 371 ए की सुविधा मिली है नागालैंड को। बस यही 2 पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता है कि किसको सुविधाएं मिली हैं। तो आर्टिकल पर मेरा यह वीडियो एंड हुआ। तो जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो वह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।